नन्ही सी रिया बहुत खुश थी। आज उसके डैडी ने काफी दिनों के बाद कोई ऐसा काम किया था जिस पर रिया को अपने डैड पर प्राउड फील हो रहा था। रोहित ने मुस्कुराते हुए रिया से कहा, क्या तुम अपनी मम्मा से यह बात शेयर करना नहीं चाहोगे? रिया ने हैरान होकर रोहित से पूछा, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? तभी रोहित ने रिया को दोनों हाथों से पकड़कर अपने ऑफिस के डेस्क पर बिठा दिया और कहा, वह इसलिए क्योंकि फिर तुम्हारी मॉम की बेस्ट फ्रेंड के लिए कोई चिंता नहीं होगी। थोड़ी देर सोचने के बाद रिया को लगा कि रोहित की बात में सचमुच लॉजिक है। डेस्क से नीचे कूदकर रिया दौड़कर अपनी बैग से फोन निकालने लगी। रोहित अपनी चेयर पर बैठा बैठा अपनी प्यारी सी बच्ची को खुश होकर अपनी मम्मा को फोन लगाते हुए देख रहा था। रिया ने अपनी नन्ही उंगलियों से अपनी मम्मा को फोन लगाया। फोन उठाते ही सामने से अनिका की आवाज रिया के कानों में पड़ी। अनिका ने रिया से कहा, क्या बात है रिया, मुझे फोन क्यों किया? अनिका की आवाज सुनते ही अचानक ही रिया को रियलाइज हुआ कि उसने काफी दिनों के बाद अपनी मम्मा की आवाज सुनी थी। मम्मा की आवाज सुनते ही रिया अपनी मम्मा को मिस करने लगी। फिर अपने आप को संभालते हुए रिया ने अनिका से कहा, मम्मा आपको पता है सनशाइन स्कूल वालों ने श्रेया मासी को निकाल दिया था? हैरान होकर अनिका ने रिया से पूछा, क्यों, क्या हुआ था? अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रिया ने कहा, मगर आप चिंता मत करना, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। मैंने डैड से कहा कि वह यश के अंकल को फोन करके श्रेया मासी को अपनी जॉब वापस दिलवाए। मैंने अच्छा किया ना मम्मा? अनिका ने रिया की बात का ग्रेजुअली जवाब देते हुए कहा, हाँ बहुत अच्छा किया तुमने। अब जब मासी मुझे मिलेगी तब मैं उनसे कहूंगी कि वह आपको इस बात के लिए थैंक यू कहे। अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। यह कहने के बाद अनिका और रिया ने एक दूसरे को किस दी और रिया ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रोहित रिया की बातें सुनकर बिल्कुल शॉक हो गया था। जब सब कुछ रोहित ने किया था तो इस फोन कॉल में रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे सारी की सारी क्रेडिट रिया को मिल गई थी। अचानक ही जिस बच्ची पर रोहित को इतना प्यार आ रहा था उसी बच्ची से अब रोहित को जलन होने लगी थी। फिर अचानक ही फोन अपने बैग में रखकर रिया रोहित की ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए रोहित से कहने लगी, मैंने मम्मा को फोन करके सब कुछ बता दिया, अच्छा किया ना मैंने? हालांकि रोहित अभी भी अपने शौक से बाहर नहीं निकला था। अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाते हुए रोहित ने रिया से कहा, बहुत अच्छा किया तुमने बेटा, बहुत अच्छा। रोहित के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रिया की मुस्कान और ज्यादा बड़ी हो गई और दौड़कर ऑफिस के बाहर वेटिंग एरिया में जाकर खेलने लगी। रिया के चेहरे पर खुशी देखकर रोहित का दिल पिघल गया। कांच की विंडो से रिया को बाहर खेलते हुए देखकर रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे दिन भर की थकान बस रिया को देखते ही दूर हो गई थी। रोहित ने अपना फोन उठाया और अनिका को फोन लगाया। अनिका ने तुरंत ही अपना फोन उठाया। फोन उठाते ही अनिका ने एक ही सांस में रोहित से कहा, अब क्या हुआ है, क्या काम है? कुछ देर सोचने के बाद रोहित ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, क्या तुम मुझे डिनर पर ले नहीं जाना चाहोगी? आफ्टर ऑल आज मैंने तुम्हारी मदद की है। इस बार बिना एग्री किए अनिका ने सीधे ही रोहित से कह दिया, ठीक है, मुझे कब और कहाँ आना है मैसेज कर देना। यह कहकर अनिका ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। भले ही रोहित के लिए यह बात बहुत अजीब थी कि कोई रोहित का फोन बिना उसे बाय कहे डिस्कनेक्ट कर दे, मगर रोहित को इस बात की खुशी थी कि अनिका फिर एक बार उसके साथ डिनर के लिए मान गई थी। रोहित अपनी चेयर से खड़ा होकर बाहर जाने के लिए रेडी हो गया। बाहर खेल रही रिया को देखकर एक पल के लिए रोहित को लगा कि उसे रिया को भी साथ ले जाना चाहिए, मगर अनिका के साथ कुछ वक्त अकेले बिताने की उसकी चाहत ने रोहित को ऐसा करने से रोक लिया। रोहित ने यह भी सोचा कि अगर वह रिया को घर ड्रॉप करके बाहर जाता है तो कहीं ऐसा न हो जाए कि बहुत देर तक अकेले रहने की वजह से रिया घर पर रोती रहे और वह रोहित से नाराज हो जाए। इसलिए रोहित ने बाहर सिटिंग एरिया में जाकर रिया से कहा, चलो हम आज बाहर डिनर के लिए जाएंगे। रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर कहा, या यू आर ग्रेट और डैडी। गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी हेड ऑफिस में आकाश खिड़की के पास खड़ा था। कांच की विंडो पर धीरे धीरे अपनी मुट्ठी मार रहा आकाश धीरे धीरे गुस्से से लाल होने लगा था। आकाश के मन में श्रेया और रोहित के बीच रिश्ते का शक बढ़ता जा रहा था। कुछ देर खिड़की से बाहर
देखने के बाद अचानक ही आकाश ने डेस्क के पास जाकर अपने पर्सनल असिस्टेंट को बुला के उसने अपने डेस्क के पास एक स्विच से घंटी दबाई। लगभग 30 सेकंड के बाद आकाश की असिस्टेंट नॉक करके ऑफिस के अंदर एंटर हुई और आकाश के कहने लगी, यस सर। आकाश ने अपना हाथ अपनी डेस्क पर टैप करते हुए अपनी असिस्टेंट से कहा, जरा पता करो कि आज सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में क्या हुआ था। आकाश की असिस्टेंट यह सुनकर एक पल के लिए चौंक गई, मगर आकाश की असिस्टेंट यह बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि हमेशा ज्यादातर चुपचाप और शांत रहने वाला आकाश जब गुस्से में आता है तब उससे ऐसा कोई काम करने को कहता है जो फॉर्मल नहीं कहा जा सकता था। आकाश की एग्री आवाज और चेहरे का गुस्सा देखकर आकाश की असिस्टेंट ने अर्जेंट दिखाते हुए आकाश से कहा, जी सर, मैं अभी काम पर लग जाती हूँ। असिस्टेंट के जाने के बाद आकाश फिर से खिड़की के बाहर देखते हुए कुछ सोचने लगा। कुछ सोचने के बाद वह अचानक ही ऑफिस से बाहर निकला। आकाश को इस तरह अपने केबिन से बाहर आते हुए देखकर आकाश की असिस्टेंट ने पूछा, मिस्टर गुलेरिया, आप कहीं जा रहे हैं? आकाश ने अपने हाथों से इशारा करके अपने असिस्टेंट को आगे कुछ भी कहने से रोक लिया और कहा, कैंसिल और माय मीटिंग टुडे, कॉल मी व्हेन यू फाइंड। यह कहते हुए आकाश अपने असिस्टेंट को जवाब के लिए बिना रुके ही ऑफिस से बाहर निकल गया। आकाश ने अपने ड्राइवर से कह दिया कि आज वह गाड़ी खुद ड्राइव करेगा। कार में बैठकर आकाश तेजी से पार्किंग से बाहर निकल गया। आकाश तेज गाड़ी चलाने लगा था, मगर उसे पता नहीं था कि आखिर उसे जाना कहाँ था। कुछ देर दिल्ली में तेज गाड़ी चलाने के बाद आकाश यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंचा, जहां उसने ग्रेजुएट की थी। जैसे ही आकाश कार से बाहर निकलकर यूनिवर्सिटी के ग्राउंड की ओर जाने लगा, तभी आकाश को एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। श्रेया यूनिवर्सिटी के ग्राउंड की बेंच पर बैठकर आंखों में आंसू के साथ ग्राउंड में खेल रहे बच्चे को देख रही थी। श्रेया को इस तरह देखकर आकाश को यूनिवर्सिटी की बातें याद आने लगी। कुछ साल पहले की बात थी। श्रेया और आकाश इसी यूनिवर्सिटी में कैंपस में एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। कच्ची उम्र का प्यार अचानक कब जिंदगी भर का साथ निभाने की कसमें वादों में बदल गया, वह उन्हें पता भी नहीं चला। लंबे कद की श्रेया हर साल कॉलेज की रोज क्वीन बनती तो आकाश हर साल कॉलेज का रोज किंग बनता। जहां कहीं लड़के श्रेया को एक नजर देखने के लिए कंटो यूनिवर्सिटी के गेट पर अपनी नजर बिछाए इंतजार करते रहते, तो आकाश को फुटबॉल खेलते हुए देखने के कई लड़कियां ग्राउंड के कोने में जमा हो जाती। मगर जब आकाश और श्रेया हाथ में हाथ डालकर यूनिवर्सिटी के कैंपस में घूमते तो हजारों दिल एक साथ उन्हें देखकर टूट जाते थे। मगर धीरे धीरे यह कपल सारे यूनिवर्सिटी का फेवरेट कपल बन गया था। आकाश ने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट के बाद हायर ग्रेजुएट भी साथ करने का प्रस्ताव श्रेया के सामने रखा, मगर श्रेया ने अपने फ्यूचर प्लान्स बताते हुए आकाश से कहा कि वह डांसिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी और इसीलिए वह अब्रोड जाकर डांस की ट्रेनिंग लेना चाहती थी। यह सुनकर अचानक ही आकाश का दिल टूट गया। आकाश श्रेया को बांध के नहीं रखना चाहता था, इसीलिए उसने श्रेया को रोका नहीं। फाइनल सेमेस्टर की एग्जाम पूरी हो गई। आकाश और श्रेया के बीच अब तक बात भी बहुत कम हो गई थी। जब आकाश अपनी ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर पूरा करने के लिए छुट्टियों के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में वापस दाखिल हुआ, तब उसे पूरी यूनिवर्सिटी बिल्कुल डिप्रेसिंग लगने लगी थी। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि जिस यूनिवर्सिटी के हर कोने में आकाश और श्रेया ने अपनी यादें छोड़ी थी, उस यूनिवर्सिटी में वह बिना श्रेया के एक साल बिताएगा कैसे। जब आकाश यूनिवर्सिटी गेट पर पहुंचा, तब अचानक ही पीछे से उनके कानों पर एक आवाज पड़ी, तुम्हारे लिए मैंने अपने डांस करियर को छोड़ दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले दिनों में तुम मुझे छोड़ दो। श्रेया की आवाज सुनते ही आकाश की आंखों में जैसे जान वापस आ गई थी। आकाश ने यूनिवर्सिटी के गेट पर अपनी बाहें फैलाकर श्रेया को अपने पास बुलाया। श्रेया दौड़कर आकाश की बाहों में आ गई और श्रेया ने आकाश को अपनी बाहों में कसते हुए उसे पकड़कर गोल गोल घुमा दिया।
आसपास खड़े लोग भी आकाश और श्रेया को तालियों और सीटी बजाकर कांग्रेचुलेशन करने लगे। आकाश बीती बातों को याद कर रहा था, तभी आकाश की जेब में उसका फोन बजने लगा। आकाश को लगा शायद उसकी सेक्रेटरी ने आज सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में क्या हुआ था उस बात का पता लगा लिया होगा। आकाश ने अपना रिंगटोन माइकल जैक्सन का एक डांसिंग नंबर सेट किया था। यह डांसिंग नंबर श्रेया और आकाश का फेवरेट हुआ करता था। कॉलेज के दिनों में आकाश अपनी जेब से फोन निकालकर कॉल आंसर करने ही वाला था, तब आकाश ने नोटिस किया कि फोन उसका नहीं बल्कि सामने बेंच पर बैठे श्रेया का बज रहा था। श्रेया ने अपना मोबाइल निकाला, तब आकाश को पता चला कि श्रेया ने भी अपने मोबाइल में वही रिंगटोन सेट किया था। यह देखकर आकाश सोच में पड़ गया। क्या इतने सालों के बाद भी वही रिंगटोन अपने मोबाइल में सेट करने का मतलब यह था कि श्रेया आज भी आकाश को भूली नहीं थी, बिल्कुल उस तरह जैसे आकाश श्रेया को आज तक नहीं भूल पाया था। फोन उठाकर श्रेया ने कुछ देर सामने से आने वाली आवाज को सुनी। इसके बाद अचानक ही श्रेया के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और फोन पर श्रेया कहने लगी, डार्लिंग तुम सचमुच बहुत स्वीट हो, तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी। मुझे लगता है एक फोन से तो पूरा स्कूल का मैनेजमेंट ही हिल गया होगा। अब तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी फेवर की है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारे लिए कुछ करूं। यह लो तुम्हारे लिए एक प्यारी सी किस। यह कहते हुए श्रेया फोन पर ढेर सारी किस करने लगी और फिर से फोन अपने कानों पर लगाकर कहने लगी, क्या डिनर अभी? ठीक है, तुम मुझे लोकेशन भेज दो, मैं पहुंच जाऊंगी। आखिर आज तुमने मेरा इतना बड़ा काम किया है, आज तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यह कहते हुए श्रेया ने फोन काट दिया और यूनिवर्सिटी की बेंच से खड़ी होकर वह एग्जिट गेट की तरफ चलने लगी। श्रेया के ठीक पीछे खड़े आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर श्रेया फोन पर किससे बात कर रही थी। श्रेया की बातों से आकाश को लग रहा था कि जरूर श्रेया ने अभी अभी फोन पर रोहित से बात की होगी और वह रोहित के साथ अभी डिनर के लिए जाने वाली है। यह सब सोचकर आकाश अंदर ही अंदर गुस्से से और जलन से कांपने लगा था। अचानक ही आकाश को एग्जाइट अटैक आ गया। आकाश ने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर कुछ देर अपने आप के साथ लड़ने के बाद आकाश की उसके एथिक्स के आगे जीत गई और आकाश श्रेया का छुप छुप कर पीछा करने लगा। आकाश जानता था कि आखिर श्रेया किसके और कहां मिलने जा रही थी। कुछ देर दिल्ली की सड़कों पर श्रेया की कार का पीछा करते हुए आकाश क्लब प्रिंस के पार्किंग लॉट में पहुंचा। श्रेया पार्किंग लॉट में अपनी कार से उतरकर क्लब प्रिंस के एंट्रेंस की ओर चलने लगी। क्लब प्रिंस को देखकर श्रेया को बीती बातें याद आने लगी। जब श्रेया छोटी सी बच्ची थी तब श्रेया की माँ संध्या ने अमीर खानदान में दूसरी शादी की थी। श्रेया उसकी मम्मी और नए पापा के लिए एक बोझ से ज्यादा और कुछ नहीं थी। जब भी नताशा को क्लब प्रिंस में आकर वक्त बिताना होता था तो श्रेया उनके साथ आती थी, मगर श्रेया को हमेशा ही एंट्रेंस पर रोक दिया जाता था क्योंकि वह वीआईपी मेंबर नहीं थी। श्रेया क्लब के बाहर खड़ी कांच के शीशे के अंदर खेल रहे वीआईपी कार्ड होल्डर बच्चों को देखती रहती। फिर कुछ दिन बाद श्रेया ने क्लब प्रिंस आना छोड़ दिया था। बीती बातों को दिल से निकलते हुए श्रेया मेन एंट्रेंस की ओर चलने लगी। नताशा भी अपनी सहेलियों के साथ क्लब प्रिंस में डिनर पार्टी करने आई थी। जैसे ही नताशा की नजर अंदर आती हुई श्रेया पर पड़ी, नताशा ने क्लब प्रिंस के रिसेप्शन पर खड़े मैनेजर से कहा, उस औरत को अंदर मत आने देना। मैनेजर नताशा की इस बात को सुनकर हैरान रह गया। मैनेजर ने नताशा से माफी मांगते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी मैम, इस तरह किसी को क्लब में आने से रोकना मेरे पावर में नहीं है। मैनेजर की इस बात को हंसी में उड़ाते हुए नताशा ने कहा, जानते हैं मैं कौन हूँ? आई एम मिसिस नताशा आकाश गुलेरिया। इतना पावर काफी है इस औरत को अंदर आने से रोकने के लिए। क्लब प्रिंस का मैनेजर कुछ देर हैरानी से नताशा को देखता रहा, मगर आकाश गुलेरिया का नाम सुनते ही मैनेजर के हाथ पांव भी ठंडे पड़ने लगे। मैनेजर अच्छी तरह से जानता था कि इस तरह
किसी गेस्ट को क्लब प्रिंस में आने से रोकना उसकी ड्यूटी से बाहर था, मगर आकाश गुलेरिया की पत्नी का हुक्म ना मानना अपनी नौकरी को खतरे में डालना हो सकता था। जब मैनेजर एक ऑकवर्ड पोजीशन में आकर कंफ्यूज एक्सप्रेशन देते हुए नताशा को देखने लगा तो नताशा ने मैनेजर से कहा, तुम जानते हो ना आकाश गुलेरिया की पत्नी की बात ना मानने का अंजाम क्या हो सकता है। मुझे मना करके तुम गुलेरिया परिवार की इंसल्ट कर रहे हो और आकाश गुलेरिया अपने परिवार की इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता है। रही बात उस औरत की, तो वह एक स्कूल की डांस टीचर है, श्रेया नाम है उसका, और उसने आज मेरी और आकाश की बेटी को चोट पहुंचाई है। बस इसी वजह से वह मेरा पीछा करते हुए क्लब प्रिंस पहुंचकर मुझसे माफी मांगना चाहती है, मगर मैं उससे मिलना नहीं चाहती और इसलिए तुमसे कह रही हो कि उसे अंदर आने से रोको। और यह मैं नहीं कह रही हूँ, यह मिस्टर आकाश गुलेरिया का स्टिक इंस्ट्रक्शन है। तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हारी उनसे बात करवा सकती हूँ। आकाश गुलेरिया का नाम सुनते ही क्लब प्रिंस के मैनेजर ने नताशा से कहा, नहीं नहीं मैम, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप फिक्र मत कीजिएगा। मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि वह औरत आपके आसपास नहीं पहुंच पाएगी। मुस्कुराती हुई नताशा रिसेप्शन छोड़कर फिर से अपनी सहेलियों के पास चली गई। एंट्रेंस पर जैसे ही श्रेया ने अपनी बैग सिक्योरिटी चेकअप के बेस्ट पर डाली, मैनेजर ने श्रेया को रोकते हुए कहा, आई एम सॉरी मैम, क्या आपकी कोई अपॉइंटमेंट है मिस श्रेया? श्रेया अपना नाम सुनकर हैरान रह गई। उसने सोचा अगर मैनेजर को श्रेया से अपॉइंटमेंट के बारे में पूछना ही था तो फिर वह अपने डेस्क पर श्रेया के आने का इंतजार कर सकता था। इस तरह सिक्योरिटी में आकर श्रेया को रोकने के क्या मतलब था? श्रेया ने मैनेजर की बात का जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, मेरी अपॉइंटमेंट रूम नंबर। इससे पहले कि श्रेया अपनी बात पूरी कर सकती, मैनेजर ने श्रेया से कहा, आई एम सॉरी मिस श्रेया, बट मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। श्रेया यह जानकर भी हैरान हो गई कि आखिर मैनेजर पहले से श्रेया का नाम कैसे जानता था। मैनेजर ने बड़ी ही पोलाइटली श्रेया से कहा, देखिए मैम, अभी भी मिस्टर एंड मिसेस आकाश गुलेरिया ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि आपको अंदर ना आने दिया जाए, वह आपसे नहीं मिलना चाहते। मिस्टर एंड मिसेस आकाश गुलेरिया सुनते ही श्रेया के दिल में फिर से दर्द महसूस होने लगा। अपनी नजरें झुकाकर श्रेया ने धीमी आवाज में मैनेजर से कहा, मगर मैं यहाँ उनसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ किसी और से मिलने आई हूँ। लॉबी मैनेजर ने फिर से श्रेया से माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी मैम, वैसे तो हम हमारे किसी भी गेस्ट को अंदर आने से मना नहीं करते, मगर मिस्टर एंड मिसेस गुलेरिया ने हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप उनके आसपास नहीं नजर आनी चाहिए, और अगर मैं आपको उनकी इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ जाकर अंदर आने देता हूँ तो फिर आप समझ सकती है कि आखिर यह मेरी नौकरी का सवाल है। श्रेया चाहती तो वह अनिका को कॉल करके अपनी एंट्री वैलिड करवा सकती थी, मगर श्रेया नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से आकाश और अनिका के बीच में कोई मनमुटाव पैदा हो जाए। श्रेया के आसपास खड़े लोग श्रेया के हटने का इंतजार कर रहे थे ताकि वह क्लब प्रिंस के अंदर एंटर कर सके। श्रेया ने माफी मांग रहे मैनेजर की ओर देखकर उससे कहा, इट्स ऑल राइट, आई विल टेक योर विल। यह कहते हुए श्रेया ने सिक्योरिटी बेल्ट से अपनी बैग उठाई और क्लब प्रिंस की मेन एंट्रेंस से बाहर की ओर धीरे धीरे चलने लगी। श्रेया पार्किंग लॉट में अपनी कार के पास पहुंचने ही वाली थी, तभी श्रेया ने देखा कि एक लंबी सी लाल गाड़ी से आकाश उतरकर श्रेया की ओर चलकर आ रहा था। आकाश को देखकर अचानक ही श्रेया के पांव अपनी जगह जम गया। श्रेया ने अब सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा था कि आखिर क्यों क्लब प्रिंस का मैनेजर श्रेया को अंदर नहीं जाने दे रहा था। आकाश को पास आते हुए देखकर श्रेया ने अपना सर झुका लिया और इस तरह आगे बढ़ने लगी जैसे उसने आकाश को नोटिस ही नहीं किया हो। फिर पार्किंग लॉट के बाहर श्रेया ने वेल पार्किंग बॉय को एक चिट्ठी देकर कहा, प्लीज मेरी कार ले आइए, मुझे यहाँ से निकलना है। इधर आकाश तेज कदमों से क्लब प्रिंस की मेन एंट्रेंस की ओर आगे बढ़ रहा था। आकाश अचानक ही फोन पर बात करने का नाटक करने लगा, मगर असलियत में
आकाश ने अपनी नजरें श्रेया पर बनाए रखी थी। कुछ कदम चलने के बाद आकाश अचानक रुक गया और फोन पर बात करते हुए उसने श्रेया की ओर अपनी पीठ कर दी। मगर पार्किंग लॉट में सामने खड़ी गाड़ी के शीशे में वह पीछे खड़ी श्रेया को देख रहा था। कुछ मिनट तक आकाश इसी तरह गाड़ी के शीशे के पीछे खड़ी श्रेया को देखता रहा। श्रेया अपने दोनों हाथ फोल्ड करके अपनी कार के आने का इंतजार कर रही थी। श्रेया वापस जा रही थी, यह सोचकर कहीं ना कहीं आकाश को रिलीफ महसूस हो रही थी। मगर आकाश अभी भी यह जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ तक आकर श्रेया रोहित को मिले बिना क्यों जा रही थी। आकाश रोहित को ढूंढने क्लब की लॉबी के पास पहुंच गया। लॉबी में एंटर होने से पहले लॉबी मैनेजर ने ठीक सिक्योरिटी चेक के पास आकर आकाश से कहा, वेलकम मिस्टर गुलेरिया, वेलकम टू क्लब प्रिंस। आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मैंने उस औरत को क्लब में एंटर नहीं होने दिया। आप बेफिक्र होकर यहाँ हमारे क्लब में अपना वक्त गुजार सकते हैं। वह औरत आपके आसपास भी नहीं आएगी। यह सुनकर आकाश कंफ्यूज होकर कुछ सेकंड लॉबी मैनेजर को देखता रहा। फिर अचानक ही आकाश ने अपने ब्लेजर का बटन खोलते हुए मैनेजर से पूछा, यह क्या कह रहे हैं आप? आपने किसे अंदर आने से मना कर दिया? तभी लॉबी मैनेजर ने आकाश से कहा, मिस्टर गुलेरिया, आपकी पत्नी ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि उस औरत को हम क्लब प्रिंस में एंट्री ना दे। वैसे तो हमारा क्लब में ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम अंदर आने वाले गेस्ट को रोक सके, मगर रिक्वेस्ट आपकी पत्नी ने की थी। उन्होंने कहा था कि यह आपकी इंस्ट्रक्शन है और आपकी रिक्वेस्ट को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं सर। इसलिए हमने उस मैडम को अंदर आने से रोक लिया। लॉबी मैनेजर काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट था। यह पूरा किस्सा सुनाते हुए लॉबी मैनेजर ने ना सिर्फ आकाश की नजरों में कुछ क्रेडिट स्कोर किए थे, बल्कि बातों ही बातों में लॉबी मैनेजर ने आकाश को नताशा की कंप्लेंट भी कर दी थी। किसी तरह आकाश का नाम इस्तेमाल करके उनकी वाइफ ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया था। आकाश का चेहरा देखकर साफ था कि वह नताशा की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं था। आकाश ने बिना मैनेजर को देखे अपने थॉट्स में रहते हुए कहा, वह अभी तक मिसेस गुलेरिया बनी नहीं है, आप उन्हें नताशा कहकर बुलाइए। मैनेजर ने आकाश से माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, मगर उन्होंने अपने आप को मिसेस गुलेरिया कहकर ही बुलाया था। आकाश मैनेजर के साथ अपनी पर्सनल लाइफ की ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, इसलिए आकाश ने मैनेजर से कह दिया, ठीक है, इस बात को यही रहने देते हैं। यह कहकर आकाश यह देखने के लिए पीछे मुड़ा कि क्या श्रेया गाड़ी में बैठकर निकल चुकी थी, पर पार्किंग लॉट के पास देखकर आकाश हैरान रह गया। श्रेया के आसपास एक सफेद कलर की लंबी गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी से दो अमीर खानदान के लड़के नशे में पूरी तरह धुत होकर श्रेया को छेड़ रहे थे। श्रेया दोनों लड़कों को अवॉइड करके जब थोड़ी दूर चली गई तो वह दोनों लड़कों अपनी कार से उतरकर श्रेया को घेर कर खड़े हो गए। नशे में पूरी तरह चूर एक लड़के ने श्रेया से कहा, अरे वाह, दिखने में तो तुम बहुत सुंदर हो। देखकर तो ऐसा लगता था कि जैसे तुम भी हमारी तरह किसी अमीर ज़्यादा की बेटी होगी, मगर जब हमने देखा कि तुम्हें क्लब प्रिंस में एंटर नहीं होने दिया, तब यह बात पक्की हो गई कि जरूर तुम उन लड़कियों में से हो जो कुछ रुपयों के लिए हम जैसे लड़कों का दिल बहला करती होगी। और शायद इन क्लब वालों को यह पता चल गया होगा और इसीलिए तुम्हें अंदर जाने से रोक लिया। मगर तुम घबराओ मत, हम दिल्ली में कई ऐसी जगह जानते हैं जहां बिना रोक टोक हमें अंदर आने जाने देते हैं। चलो हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाओ, आज की रात हम तीनों मिलकर खूब जश्न मनाएंगे। इन लड़कों के मुंह से ऐसी बात सुनकर श्रेया को बहुत ही इंसल्ट महसूस हो रही थी। वह बस किसी तरह यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, मगर ना जाने क्यों पार्किंग बॉय अब तक उसकी गाड़ी लेकर नहीं आया था। श्रेया इन दोनों लड़कों की चंगुल से बाहर निकलना चाहती थी, तभी एक लड़के ने श्रेया का हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे इतना सोच क्या रही हो, तुम्हें केस चाहिए तो अभी ले लो,
बोलो कितना चार्ज है तुम्हारा। श्रेया का मन कर रहा था कि दोनों लड़कों को कॉलर से पकड़कर इतना जोर से मुक्का मारे कि दोनों के दांत टूट जाए, मगर श्रेया इस वक्त सिर्फ क्लब प्रिंस के पार्किंग लॉट से किसी तरह बाहर निकलना चाहती थी। तभी एक लड़के ने अपनी जेब से बहुत सारा कैश निकालकर श्रेया को ऑफर किया। दोनों मनचलों का बर्ताव अब श्रेया के लिए बर्दाश्त के बाहर हो गया था। अभी श्रेया सोच ही रही थी कि किस तरह इन बदमाशों को सबक सिखाए, तभी सामने खड़े एक लड़के के मुंह पर जोर से एक मुक्का पड़ा। देखते ही देखते वह लड़का जमीन पर गिरा और उसके दोनों दांत टूट गए। मुक्का इतनी जोर का था कि वो लड़का कुछ देर बिना हिले बस जमीन पर लेटा रहा। अपने दोस्त को इतनी बुरी हालत में देखकर जो लड़का पैसे पकड़कर खड़ा था, उसका सारा नशा उतर गया। डर के मारे कांपते हुए वह सामने खड़े आकाश गुलेरिया को देखता रहा। अपने दोस्त को सहारा देते हुए उठाकर उस लड़के ने आकाश से माफी मांगी और कहा, माफ कर देना भैया, हमें लगा कि मैडम कोई और है, हमें पता नहीं था कि हम हमारी भाभी से इस तरह की बदतमीजी कर रहे थे। भाभी भैया से कहो ना, हमें माफ कर दे। यह कहते हुए वह दोनों दोस्त दौड़कर अपनी कार में बैठकर चले गए। जब श्रेया ने आकाश को देखा तो आकाश की आंखों में इतना गुस्सा था कि आज अगर वह बदमाश थोड़ी देर और वहां रुक जाता तो आकाश ने उनके गले से उसकी जान ही निकाल दी होगी। श्रेया शौक होकर आकाश को देखने लगी, मगर आकाश की आंखों में बड़ा ही गुस्सा था। श्रेया को इस वक्त पता नहीं चल रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या वह चटकर अपना हाथ आकाश के हाथ से छुड़ा ले, फिर आकाश को रोकते हुए कुछ कहे। इससे पहले कि श्रेया कुछ डिजाइन कर पाती, आकाश श्रेया को लॉबी मैनेजर के पास लेकर आ गया। गौर से देख लो इस लड़की को। आज के बाद इस लड़की को बिना रोक टोक अंदर आने जाने दिया करे, और यह मेरे इंटरेस्ट है। आकाश गुलेरिया का यह बर्ताव श्रेया की समझ के बाहर था। एक तरफ आकाश ने क्लब के स्टाफ को इंटरेस्ट दिए थे कि वह श्रेया को क्लब प्रिंस में एंटर होने से रोके, और अब दूसरी तरफ श्रेया को गुंडों से एक हीरो की तरह बचाकर इस तरह से लॉबी मैनेजर के साथ बात करना, यह सब कुछ श्रेया को समझ से बाहर था। आकाश का बर्ताव देखकर कहीं ना कहीं श्रेया को लग रहा था शायद आकाश किसी साइकोलॉजिकल का शिकार हुआ था। अचानक ही कस के पकड़ा हुआ श्रेया का हाथ आकाश ने छोड़ दिया और बिना श्रेया को देखे वह क्लब प्रिंस के बाहर निकल गया। जैसे ही नताशा को बाहर हुए हंगामे के बारे में पता चला, वह दौड़कर गुलेरिया हाउस पहुंची और सीधे आकाश गुलेरिया के बेडरूम में चली गई। आकाश अपनी बालकनी में बैठकर एक वॉलेट में कुछ देख रहा था। तभी नताशा आकाश के पास आई और पीछे से अपने दोनों हाथ आकाश के कंधों पर सहलाते हुए उससे कहने लगी, आई एम सो सॉरी आकाश, मुझे पता नहीं था कि मेरे दोस्त श्रेया के साथ ऐसा कुछ करेंगे। दरअसल बात यह है ना कि मैं आज सुबह सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल गई थी श्रेया को थैंक्स कहने के लिए। आफ्टर ऑल उसने जो कुछ भी हमारी बच्ची के लिए किया उसके लिए उसकी शुक्रगुजार हूँ, मगर श्रेया ने इस बात को अप्रिशिएट करने के बजाय मुझ पर हाथ उठाया, और जब मैंने फ्रेंड्स को इस बारे में पता चला तो उन्होंने श्रेया से बदला लेने के लिए यह सब कुछ किया, मगर मुझे यह नहीं पता था कि वह बदला लेने के लिए ऐसा कुछ करेंगे और वह तुम्हारा नाम इस्तेमाल करेंगे, श्रेया को अंदर आने से इस तरह रोक देंगे। फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए नताशा आकाश की छाती पर हाथ घुमाते हुए उसके बिल्कुल नजदीक आई और धीरे से आकाश की छाती पर अपना सर रखकर कहने लगी, यह तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम वहां पहुंच गए और बेचारी श्रेया को बचा लिया। आई एम रियली सॉरी आकाश। आकाश ने धीरे से नताशा को अपने से दूर करते हुए नताशा को टेबल पर पड़े एलियोर की ओर इशारा किया। टेबल पर पड़े एलियोर को देखकर नताशा बिल्कुल चौंक गई।
ये वो सबूत थे जिससे नताशा का झूठ पकड़ा गया था।